हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को शुरू कर सकें। और आपका जो चैप्टर चल रहा था संसद, उसमें राज्यसभा में लास्ट क्लास में पढ़ाई थी सभापति और उपसभापति, दोनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार दोबारा से हेडिंग डालकर उसको पूरा बता देती हूँ। सभापति उपसभापति पढ़ने के बाद उपसभापति के कार्य देखेंगे, फिर सभापति के कार्य देखेंगे। तो आपके राज्यसभा जो आपका एक हाउस होता है, एक सदन होता है, वो आपका यहाँ पे फिर फिनिश होगा। देन हम स्टार्ट करेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि संसद के सदस्यों का जो अंत होता है वो कैसे होता है, और संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो वो कौन से होते हैं, ये सब आज की क्लास में देखेंगे। ममता, शिवांशु, संजय, उत्तम, रोहित, अर्चना, ऋषि, सेवक, प्रिंस, नीरज, अंगद, अवन, शिव शंकर जी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ये मत सोचिएगा कि उसका नाम ले लिया, मेरा नहीं लिया। मैंने आप सबका नाम अपने मन से ले लिया है। आप सभी मेरे लिए स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट कोई भी टीचर के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता है, सारे स्टूडेंट्स उसके लिए बराबर होते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में जहां तक अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहाँ पढ़ा रही थी। देखिएगा एक बार, पहले पीडीएफ की तरफ चले जाते हैं। पीडीएफ में मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम राज्यसभा पढ़ रहे थे, और राज्यसभा में हमने इसका कार्यकाल, इसके इलेक्शन सारा पढ़ लिया था। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि राज्यसभा में एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। तो इनके बारे में हमें आज जानना है, और इनके बारे में ही मैं आपको लास्ट क्लास में बच्चा बता रही थी। तो इनके बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो एक मैंने हेडिंग डाली थी सभापति, और दूसरा मैंने लिख रखा था उपसभापति। ये दो चीजें मैंने लास्ट क्लास में लिखी थी। ऐसा करती हूँ, उपसभापति इधर लिख देती हूँ, उपसभापति, ठीक है, उपसभापति। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इनको चेयरमैन कहते हैं इंग्लिश में, और बच्चा इनको वाइस चेयरमैन कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, बल्कि आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि सभापति कौन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आरपीएफ का, आज आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। शाम को 4 बजे से जीएस का प्रैक्टिस सेट रहेगा। वो प्रैक्टिस सेट मैं ही आपको प्रैक्टिस करा रही होंगी, तो आप वहां से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इस एग्जाम में भी वो काम आएगा। तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पर रोजगार विद अंकित चैनल पर फ्री क्लास होने वाली है। रीजनिंग की क्लास सुबह में 10 बजे हुई है, जीएस की क्लास आपकी 4 बजे होगी, और जहां तक मुझे पता है मैथ्स का टाइमिंग शायद 3 बजे का है। आप देख लेना एक बार, मुझे एग्जैक्टली एकदम याद नहीं है। अब आप मेरी बात को आगे सुने। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जब हम बात करते हैं, हाँ जी, आरपीएफ के लिए मेरी पॉलिटी बिल्कुल काम आएगी, और ये चीज आप प्रैक्टिस करते हुए भी देख सकते हैं, ठीक। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बच्चा जब आप बात करोगे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चेयरमैन कौन होते हैं। तो जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो आपके देश के उपराष्ट्रपति होंगे, जो आपके देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, बेटा जी, वही आपके सभापति भी होंगे। और ये बात कहां पर बोली गई है? आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है कि मैम राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं बेटा? तो आप आंसर करेंगे कि मैम उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी कि मैं ये लिख सकती हूं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये ध्यान रखना बच्चा कि ये आपका मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। फिर मैंने लास्ट क्लास में और कितना बता दिया था मैम? आपने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करते हैं तो ये कौन होते हैं? ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं।
राज्यसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। यानी कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। क्लियर है? और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, अपने में से ही चुना जाता है। यानी कि इसको चूज किया जाता है। कैसे चूज किया जाता है? जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, वैसे ही बेटा उपसभापति राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो वाइस चेयरमैन होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं इनमें अंतर, ये सदस्य हैं, ये सदस्य नहीं हैं। इन्हें चुना जाता है। जबकि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति, मैं आपको पढ़ा चुकी और मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति जो कि आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनका बच्चा इलेक्शन होता है, इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। और बेटा जी निर्वाचन में कौन भाग लेता है? मैम संसद के सभी सदस्य मैम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सुनिए, आगे आपको ध्यान रखना है कि उपसभापति अगर त्यागपत्र की बात करेंगे कि इनका त्यागपत्र किसको देंगे, ये तो बेटा ये तो देंगे अपना त्यागपत्र सभापति को। किसको देंगे? चेयरमैन को। लेकिन अगर आप मुझसे इनका त्यागपत्र पूछने लग जाएं तो भाई इनका त्यागपत्र जाएगा राष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एक्सचेंज करते हैं, लेकिन यहां पर एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को और बेटा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे। त्यागपत्र के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि इनका कार्यकाल क्या होता है। मैम इनका टेन्योर कितना होता है? तो इनका टेन्योर 6 वर्ष होगा, यानी कि 6 इयर्स का होगा, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बेटा 6 वर्ष का होता है, इसलिए इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे मुझसे कि इनका कार्यकाल कितना होगा, तो बताइए जल्दी से, सभापति का टेन्योर कितना होगा? आप लोग इस प्रश्न का मुझे उत्तर देंगे, बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी बताइए। पंकज कुमार जी अभी हो जाएगी, ठीक है, ये सब बातें मत कीजिए क्लास के अंदर, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अभी जो क्लास चल रही है उस पे भी तो फोकस करना है आपको। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम 5 साल होगा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। कितना होगा बेटा? 5 इयर्स, 5 वर्ष इनका कार्यकाल हो जाएगा। बहुत सही लिखा है आपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो और क्या प्रश्न बनता है आपके दिमाग में? मैम प्रश्न ये बनता है कि जो आपके उपसभापति होते हैं, उपसभापति के कार्य, फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन,
फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन जब हम बात करेंगे तो इनका कार्य क्या होगा? जब सभापति का पद रिक्त हो या वे अपने पद पर अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट अनुपस्थित हो तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो सेम वही काम होता है जो कि उपाध्यक्ष का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये अनुपस्थित होंगे या इनकी पोस्ट वैकेंट होगी आपके चेयरमैन की, तब वाइस चेयरमैन वहां पर काम करेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अब इनके कार्य देखे हैं तो मैम हमें क्या देखना होगा? अब हम देखेंगे सभापति के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ चेयरमैन। तो जो सभापति के कार्य होते हैं वही उपसभापति के भी कार्य या शक्तियां होती हैं। अब सभापति के कार्य क्या होते हैं? वही कार्य होते हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं, वही सारे कार्य होते हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के होते हैं। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिफरेंस कहां पर आता है, और बच्चा आपको डिफरेंस ही देखना है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जिस तरीके से अध्यक्ष काम करते हैं, ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखवाया था कि जिस तरीके से अध्यक्ष कार्य करते हैं, पहले एक हेडिंग देना सभापति के कार्य। मैं ऐसा कर देती हूं, इसको ब्लैक कर देती हूं ऊपर से, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसको हटा देते हैं ये, क्योंकि आपके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलो ये काम तो हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें हैं तो जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो आपको क्या लिखना है? यहां पर आपको लिखना है, हेडिंग देनी है सभापति के कार्य। हेडिंग दीजिए फटाफट से, अपनी कॉपी में हेडिंग देते जाइएगा साथ साथ। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा साथ साथ। और हेडिंग क्या देंगे आप हेडिंग देंगे सभापति के कार्य। सभापति के कार्य यानी कि आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ चेयरमैन। बेटा जहां पे अंतर होगा वहां पे जरा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि केवल आपको अंतर याद रखना है। सेवक कुमार जी, क्या कंफ्यूजन हो रही है? कंफ्यूजन तब होती है जब आप रिवीजन नहीं करते हैं। उपसभापति त्यागपत्र देने पर वे मेंबर ऑफ राज्यसभा रहेंगे या नहीं? नहीं सूरज जी, जब कोई त्यागपत्र देता है मतलब कि वो उस पोस्ट से हट गया। कल आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं और आप किसी पोस्ट से रिजाइन देते हैं, तो वो पोस्ट आपकी थोड़ी रहेगी, फिर तो आपको हटना पड़ेगा। त्यागपत्र का मतलब क्या होता है? परमानेंटली वहां से हट जाना। ठीक है सूरज, आगे देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले करना, कुछ चेंजेस करने हैं आपको। यहां क्या लिखेंगे? यहां लोकसभा की जगह लिखेंगे हम राज्यसभा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। एज इट इज पॉइंट्स उठाने हैं कुछ परिवर्तन के साथ। तो क्या लिखेंगे? वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जैसे मैंने लिखवाया था, तो क्या लिखेंगे? वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। ठीक है,
यही मैंने आपको पहले भी बताया है, अब लिखूंगी नहीं क्योंकि पहले मैं लिखकर पढ़ा चुकी हूं। दूसरा, वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल संबंधी अगर कोई भी प्रश्न, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न उठता है तो मैंने आपको बताया था कि केवल एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसी अयोग्यता होती है जिन प्रश्नों का निर्धारण या तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है या राज्यसभा के सभापति, और बाकी जो अयोग्यताएं होती हैं उनका निर्धारण एमपी बनने से पहले कोर्ट करता है और एमपी बनने के बाद बेटा जी आपके प्रेसिडेंट करते हैं। ये चीजें मैंने आपको सारी बताई हुई हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो सब समझ आ रहा होगा, और नहीं कर रहे होंगे तो फिर तो समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितनी मेरी ड्यूटी आपको पढ़ाने की है उससे भी बड़ी ड्यूटी आपकी खुद की है कि आप चीजों का रिवीजन करें। ये एक एक पॉइंट आपको मैं लिखकर समझा चुकी हूं। अगर आपके खुद के नोट्स होंगे, अगर आपके खुद के नोट्स होंगे बेटा, आर्टिकल 10 में नहीं है दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ बेटा 10वीं अनुसूची में है। आर्टिकल अलग है और अनुसूची अलग है, यानी कि 10th शेड्यूल में है। इसका मतलब है कि मैम हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना। अच्छा, थम्स अप करके मुझे एक बार ये बता दो कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसको ये बातें समझ में आ रही हैं। थम्स अप्स आने चाहिए फटाफट। ठीक है, बताइए जल्दी से किस किस को ये चीजें अब आपको समझ आ रही हैं। केवल थम्स अप करना है, और जिसको समझ में आ रही है मतलब वो रिवीजन कर रहे हैं। नेहा का सबसे पहले थम्स अप आया है। चलिए आगे। सदन में अव्यवस्था फैलने पर वह सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। स्थगित बताया था मैंने कि बीच में रोक देना, कार्यवाही को बीच में रोक देना ही होता है स्थगित कर देना। और साथ साथ अभी मैं कुछ और ऐड करवाऊंगी जो लोकसभा में मैंने बताए थे। सारे बच्चों का आ रहा है थम्स अप, यानी कि बहुत बढ़िया। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, मैं बहुत खुश हूं कि इसका मतलब आप रिवीजन कर रहे हैं। आगे अब देखना, ये वाला पॉइंट बेटा हम यहां से गायब करेंगे। और गायब क्यों करेंगे? क्योंकि कभी भी सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता, तो ये पॉइंट यहां पर नहीं आएगा। लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो एक यही डिफरेंस होता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कभी भी राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं बच्चा। ये वाला पॉइंट यहां नहीं आएगा, संयुक्त अधिवेशन वाला पॉइंट यहां पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं आएगा ये वाला पॉइंट। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते। दूसरा, मनी बिल वाला भी इनकी शक्ति नहीं होती, ये केवल अध्यक्ष की शक्ति होती है। तो जो पॉइंट इसमें नहीं आएंगे वो मैं यहां से हटा रही हूं। ठीक, चलिए हटा दिया। मतलब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष, कभी भी आपके सभापति लोकसभा की जो अध्यक्षता है वो नहीं करते हैं। कभी भी आपके सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते और मनी बिल को लेकर भी उनकी शक्ति नहीं होती। अगर किसी को ज्वाइंट सेशन या मनी बिल समझ नहीं आ रहा है तो आज समझ आएगा, क्योंकि मैं आज आपको बिल पढ़ाऊंगी। ठीक, इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं सदन में अव्यवस्था फैलाने वाले, सदन में अव्यवस्था फैलाने वाले, अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों को निलंबित कर सकता है, सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, निलंबित यानी कि सस्पेंड।
ठीक, सस्पेंड कर सकता है। और क्या लिखेंगे आप यहां पर? सदन के सदस्यों की, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। विशेषाधिकार क्या होंगे बताऊंगी। विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। ये काम लोकसभा अध्यक्ष भी करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, वह प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता, किंतु किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत, मैंने आपको बताया था निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट, ये निर्णायक मत, ये कास्टिंग वोट दोनों अपने अपने सदनों में दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है। और बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका मत होता है, ये निर्णायक मत कब दिया जाता है मैम? जब वोट बराबर होते हैं। जब वोट बेटा बराबर होते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि आपके सभापति और उपसभापति मतदान करते हैं। ठीक है, सदस्य फैलाने वाले, अच्छा अव्यवस्था फैलाने वाले, चलो यहां लिख लो, वाले ऐड कर लेना। ये देखो अब तुमने सारा गड़बड़ करा दिया, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे पूरा। बैक नहीं हो रहा, रिमूव ही हो रहा है सारा। चलो भाई, जैसा तुमने करवा दिया मुझे पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा। चलो अब लिखती नहीं हूं मैं, ऐसा करती हूं कि इन दोनों लाइंस को यहां कट कर देती हूँ, नीचे उन पॉइंट्स को ऐड कर देती हूँ। ये ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला पॉइंट यहां लिख देती हूं। ये सभापति के कार्य नहीं है, ये सभापति के कार्य नहीं है। अब आप समझ लेंगे, कार्य नहीं है। ठीक है, मतलब संयुक्त अधिवेशन वाला पॉइंट और मनी बिल वाला पॉइंट केवल अध्यक्ष में आएगा, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे अगर हम बात करते हैं तो मैंने 2 पॉइंट्स आपके लिखे थे, वो 2 पॉइंट्स मैं अगेन लिख देती हूं। निर्णायक मत दोनों देंगे। आगे मैंने लिखवाया था, सदन में अव्यवस्था फैलने पर, सदन में अव्यवस्था फैलाने वाले, अव्यवस्था फैलाने वाले, अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों को निलंबित कर सकता है। सदस्यों को निलंबित यानी कि सस्पेंड, निलंबित यानी कि सस्पेंड, निलंबित कर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि सदन में, सदन के सदस्यों की, सदन के सदस्यों के, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। विशेषाधिकारों की रक्षा। ठीक है, ये आपको पॉइंट लिखवाया था। आगे आगे देखिएगा दूसरा। अब हमने ये क्या लिखे हैं? ये हमने सारे कार्य लिखे हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, राज्यसभा में सदन में कार्यवाही का संचालन करना, और भी ऐड कर सकते हो यहां पर, एक ऐड कर सकते हो कि भाई सदन की, सदन में मतदान के पश्चात, सदन में मतदान के पश्चात परिणाम की घोषणा करना, परिणाम की घोषणा करना, परिणाम की घोषणा करना। ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में और राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा में करता है। सदन में मतदान के पश्चात परिणाम की घोषणा करना, और सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकना, असंसदीय, सदन में असंसदीय, सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकना, प्रयोग को रोकना। ये सारे बेटा स्पीकर और आपके चेयरमैन दोनों का काम होता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, दोनों का काम होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारे कार्य हैं, ये दोनों कार्य केवल लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। और एक कार्य और मैंने बताया था लोकसभा अध्यक्ष का, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहाँ ऐड कर देती हूं। मैंने लिखवाया था कि लोकसभा का अध्यक्ष पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, अध्यक्ष को मनोनीत। तो ध्यान रखना बेटा कि ये भी केवल लोकसभा के अध्यक्ष का ही काम है। ध्यान रखना, लिख देती हूं, राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं है, राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं है, सभापति का कार्य नहीं है, ये केवल स्पीकर का कार्य है, ध्यान रखिएगा। तो तीन कार्य आपके अलग हैं, बाकी सारे काम आपके सही हैं। अब मुझे एक चीज और ऐड करवानी है, और वो क्या करवाना है, जैसे त्यागपत्र। मुझे थोड़ा रेजिग्नेशन के बारे में बताना है, रेजिग्नेशन, त्यागपत्र। लोकसभा के सदस्य ये किसको देंगे, तो मैम ये लोग अध्यक्ष, ये किसको देंगे, यहां लिख देंगे, ये देंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट राज्यसभा के सदस्य, ये किसको देंगे त्यागपत्र, तो आप लिखेंगे ये देंगे मैम चेयरमैन, यानी कि सभापति, ये सभापति को देंगे। और मैम ये लोग लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैंने एक एक चीज आपको कई कई बार बताई है। ठीक है, आर्टिकल वहां से हटा सकते हो आप, ये आर्टिकल इनके में हटा देना, क्योंकि ये स्पीकर का आर्टिकल है। ठीक है, और हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि सभापति और उपसभापति, मैंने लास्ट क्लास में आर्टिकल बताए थे, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि सभापति और आपके जो मैंने बताए थे, आपको सभापति बताए थे और बच्चा मैंने आपको बताए थे कि आर्टिकल कौन से उपसभापति के कहां से शुरू होते हैं और कहां पर हैं। ठीक, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट, जिसको नहीं समझ आ रहा उसको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर रहा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे बेटा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कुछ काम मेरे हैं तो कुछ काम आपके भी हैं। ठीक, अब देखना यहां पर एक नोट डालकर मैं लिखूंगी, नोट में लिखना है, आर्टिकल 89 में कहा गया है, आर्टिकल 89 राज्यसभा के एक सभापति तथा एक उपसभापति होंगे, तो जल्दी से बताइए कहां से कहां तक इनके आर्टिकल्स हैं। 64 में थोड़ी ना है, 64 में तो पदेन सभापति है, सभापति तो चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने लिख दिया है मैम 89, 90, 91 और 92, 93 से 97 बेटा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं, तो मैं यहीं ऐड कर देती हूं इसमें। दोबारा जिनको नहीं पता चल रहा है, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति बेटा दोनों ही आपके आर्टिकल 89, 90, 91 और 92 ये चार आर्टिकल्स इनसे रिलेट करते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो आज ही मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं जो कि दोनों सदनों पर लागू होती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूं संसद सदस्यों मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद सदस्यों की सदस्यता का अंत। जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हो, आपके प्रश्न का उत्तर मैं लिखकर ही बता देती हूं, अंत। और ये है बेटा आर्टिकल 101,
संसद सदस्यों की सदस्यता का अंत, यानी कि एंड ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स लिख सकते हो आप। एंड ऑफ मेंबरशिप, एंड ऑफ मेंबरशिप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ मेंबर, एंड ऑफ मेंबरशिप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड ऑफ मेंबरशिप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे कैसे होगा, सूरज आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बातों को प्लीज। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अंत हो रहा है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल मैंने मेंशन किया है, चलो दूसरे पेन से मेंशन कर देती हूं ताकि हाईलाइटेड रहे। 101। अब अंत कैसे होगा, मान लो अंत कैसे होगा, जब वो त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र देकर, अब आप कह रहे हैं कि वो जब सभापति होता है तो वो त्यागपत्र देता है, मेंबर क्यों नहीं रहता, क्योंकि जब तक वो मेंबर है तभी तक तो वो सभापति है, और सभापति बना ही इसलिए था, यानी कि वो रेजिग्नेशन जब दे रहा है तो सभापति के साथ साथ या अध्यक्ष के साथ साथ उसकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाती है। थैंक यू उधम सिंह जी। चलिए, यह आपके प्रश्न का उत्तर है सूरज, क्योंकि उपसभापति के पद से दे, सभापति के पद से दे, आपको देखो सभापति तो मेंबर होता ही नहीं है, लेकिन उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये तीनों मेंबर होते हैं। अगर ये तीनों अपने पद से रिजाइन देते हैं मतलब कि वो एमपी भी नहीं रहेंगे। त्यागपत्र देने का मतलब है कि पूरी तरीके से हट जाना, और सदस्यता का अंत हो सकता है कैसे, त्यागपत्र देकर। दूसरा, जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, अगर कोई मर जाएगा तो भी उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तीसरा, ठीक है, तीसरा, जब कोई सदस्य, जब कोई सदस्य, जब कोई सदस्य 60 दिनों तक, 60 दिनों तक लगातार बिना सूचना के, बिना सूचना के, लगातार बिना सूचना के, विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना के बैठकों में अनुपस्थित रहता है। बैठकों यानी कि मीटिंग्स, बैठकों में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, अनुपस्थित रहता है, तब भी बेटा उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो विदाउट इंफॉर्मेशन लीव पर गया हुआ है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। मैम संविधान की पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। सेवक कुमार जी, आपके कहने का क्या तात्पर्य है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही। आप किताब छोड़ो, आप इसको ही पढ़ लो, आपका एग्जाम यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 101 में यह बात कही गई है कि अगर कोई भी मेंबर है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है या वो राज्यसभा का मेंबर है, अगर वो कॉन्टिन्यूअसली 60 दिनों तक, लगभग 2 महीने तक एब्सेंट रहेगा और वो भी विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना के, तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। चौथा, ठीक है, दल बदल कानून लागू होने पर, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून लागू होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किसी अपराध के लिए,
किसी अपराध के लिए 2 वर्ष 2 वर्ष या ज्यादा की सजा मिलने पर, या ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक, बहुत सिंपल है, साधारण शब्दों का यूज किया गया है हर किसी में। ठीक है, ठीक है, आगे चले। सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं राकेश, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूं अगर आप उतना भी याद कर लो तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी आपके पास जब नोट्स इकट्ठे होंगे और जब उनके आर्टिकल्स आप एक साथ लेके बैठोगे तो समझ में आएगा कि कितने आर्टिकल्स हो चुके हैं याद करने के लिए। और एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल की पीडीएफ दे दूंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ आपके अन्य कारण और भी हो सकते हैं, जैसे और क्या हो सकते हैं, मान लो जब कोई सदस्य जब कोई सदस्य जब कोई सदस्य एक साथ 2 सदनों का सदस्य बन जाए, 2 सदनों का सदस्य बन जाए, तो एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देना होगा। मैम इस लाइन का क्या मतलब है? बेटा इस लाइन का ये मतलब है कि मान लो एग्जाम्पल लो, एक व्यक्ति है ए। अब ए बेटा लोकसभा में भी मेंबर बन गया और बेटा राज्यसभा में भी मेंबर बन गया। तो मैंने आपको हमेशा ये चीज बोली है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही पद पर रहेगा, वो कभी भी 2 पदों पर नहीं रह सकता। तो उससे कहा जाएगा ए से कि भैया या तो यहां मेंबर रहो या फिर यहां मेंबर रहो। तो वो जिस हाउस से रिजाइन देगा वहां पे उसका पद खाली हो जाएगा, मतलब कि उसकी सदस्यता का वहां से अंत हो जाएगा। ठीक है, आपकी यहां पे मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक मेंबर 2 हाउस का सदस्य नहीं बन सकता है, उसे कोई भी एक हाउस को चुनना होगा, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा और लिख सकते हो, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर किसी अन्य देश की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। चलिए कृष्ण गोपाल के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और उन्हें हम बता देते हैं आर्टिकल 105। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है वो उनके प्रश्न का उत्तर इसमें है कृष्ण गोपाल जी। आर्टिकल 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स ऑफ पार्लियामेंट्री राइट्स या स्पेशल राइट्स ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ, नहीं, स्पेशल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो क्या विशेषाधिकार, इनको बेटा प्रिविलेज भी कहते हैं। क्या विशेषाधिकार होते हैं, है ना? क्या विशेषाधिकार होते हैं? आपको आवाज नहीं आ रही है, वीडियो रुक रही है, क्लास सही से नहीं चल रही है, एक बार ठीक है, वेट, चेक करवाती हूं।
बहुत सारे बच्चे कमेंट। एक बार कमेंट। बेटा देखिए अभी ठीक हो गई होगी, आवाज आ रही है, सब ठीक है। एक बार मुझे थम्स अप्स कर दो कि मैम अब सभी ठीक, अब सब ठीक है, सही चल रही है ना। चलो अब ठीक चल रही है, चलो ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए आगे। विशेषाधिकार बता रही हूं कि जो आपके संसद के सदस्य होते हैं इनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। तो वो स्पेशल राइट्स क्या होते हैं? स्पेशल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपके संसदीय सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं वो क्या होते हैं? ये विशेषाधिकार किसके हैं? संसद सदस्यों के। किसके हैं? संसद सदस्यों के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ये विशेषाधिकार क्या होते हैं? तो लिखना पहला विशेषाधिकार, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। किसी भी अधिवेशन, किसी भी अधिवेशन या सत्र यानी कि सेशन के चालू होने से, के चालू होने से किसी अधिवेशन या सत्र के चालू होने से 40 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व या 40 दिन के बाद या 40 दिन के पश्चात किसी भी संसदीय सदस्य को, किसी भी संसद सदस्य को सिविल मामलों में, सिविल मामलों यानी कि सिविल मैटर्स, सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्या क्रिमिनल केसेस में भी ये छूट है? अगर इन्होंने कोई क्राइम ऐसा किया है जो कि क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी में आता है तो आप यहीं ब्रैकेट में मेंशन करना, यह छूट आपराधिक यानी कि क्रिमिनल मैटर्स, यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है, यानी कि क्रिमिनल मैटर्स, यह छूट आपराधिक मामलों यानी कि क्रिमिनल मैटर्स में नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये छूट आपकी किस में नहीं है? आपराधिक मामलों में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखिए। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी अभी जिस बच्चे ने पूछा था, इस प्रश्न का उत्तर ये है। अरेस्ट हो सकते हैं लेकिन सिविल मैटर्स में 40 दिन पहले अगर इंफॉर्मेशन है कि सेशन स्टार्ट होने वाला है और सेशन स्टार्ट होने में 40 दिन बचे हैं तो ना तो 40 दिन पहले और ना ही 40 दिन के बाद बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिविल केसेस में ये आपकी छूट होती है, क्रिमिनल केसेस में नहीं। दूसरा भी लिखो, दूसरा, किसी भी संसद सदस्य को, किसी भी संसद सदस्य को सदन के किसी भी संसद सदस्य को सदन के अंदर से गिरफ्तार करने के लिए, सदन के अंदर से गिरफ्तार करने के लिए
अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेनी होगी, से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, ये भी छूट होती है। तीसरा, किसी भी संसद सदस्य को यदि, किसी भी संसद सदस्य को यदि सदन के बाहर, सदन के बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के पश्चात, ठीक है, गिरफ्तारी के पश्चात अध्यक्ष या सभापति को सूचना देना अनिवार्य है। देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, इसमें लिखा है सदन के अंदर। मान लीजिए कि कोई मीटिंग चल रही है, कोई बैठक चल रही है हाउस में, अब उसी बीच में पुलिस आती है किसी मेंबर को अरेस्ट करने। तो आपको अगर अंदर से अरेस्ट करना है तो अंदर से अरेस्ट करने से पहले अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो अध्यक्ष से, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो सभापति से परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सदन से बाहर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने के पश्चात बताना होगा। यानी अंदर से अरेस्ट कर रहे हो तो पहले पूछ के अरेस्ट करो, और अगर बाहर से कर रहे हो तो अरेस्ट करने के बाद आप उसको बताओ। तीसरा के बाद देखना चौथा क्या विशेषाधिकार होता है। चौथा, संसद के सदस्यों के, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, उल्लंघन यानी कि वायलेशन, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को संसद सजा दे सकती है, संसद सजा दे सकती है। लास्ट लिखना, संसद सदस्यों के बीच सदन में होने वाली, सदन में होने वाली चर्चा या बहस, चर्चा या बहस की चर्चा किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी, किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। कि सदन के अंदर किसने क्या बोला, किससे क्या बोला, ये सब बातें कभी भी कोर्ट में डिस्कस नहीं की जाएंगी, न्यायालय में नहीं की जाएगी, ऐसे लिखना। ठीक है, न्यायालय में नहीं की जाएगी। कि क्या डिस्कशन हुआ, सदस्य ने क्या क्या बोला। हाउस अरेस्ट क्या होता है मैम? सूरज जी, हाउस के अंदर, मतलब अगर लोकसभा के अंदर से या राज्यसभा के अंदर से, सदन के अंदर ऐसे एक कमरा होता है, कमरा मान लो, वहां पे बहुत सारी चेयर्स पड़ी होती हैं, वहां मेंबर्स बैठे हुए होते हैं, तो उनमें से अगर किसी को भी अरेस्ट करना है तो वो होता है कि हाउस के अंदर से अरेस्ट करना, उसी को बोलते हैं सूरज। तो ये संसद सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं,
पीयूष कह रहे हैं कि मैम क्या एमपीज को पेंशन मिलती है? जी पीयूष, बिल्कुल मिलती है, इनको पेंशन मिलती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा इनके विशेषाधिकार। और आपको मैं एक चीज और बता देना चाहूं, यहाँ पे आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैं अभी हटा देती हूँ यहाँ से, बजट, क्योंकि बजट हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम विधायी प्रक्रिया पढ़ेंगे ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, हम पहले विधायी प्रक्रिया पढ़ेंगे और उसके बाद हम बजट को पढ़ेंगे। ओफो, अरे ठीक है, बजट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे विधायी प्रक्रिया। बेटा जब हम विधायी प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं तो विधायी प्रक्रिया का मतलब है कि संसद कानून कैसे बनाएगी, हम यहाँ पर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि संसद जो है वो कैसे कानून बनाती है। संसद कैसे कानून बनाती है, कितने बिल होते हैं, जो क्वेश्चन आप मुझसे लगातार इस क्लास के अंदर पूछते आए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर अब आपको यहां से मिलेगा। और मैंने आपको बोला है बेटा कि ध्यान रखिएगा कि आपको धीरे धीरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपकी विधायी प्रक्रिया में एक आप पढ़ेंगे साधारण विधेयक। ध्यान से सुनना, साधारण विधेयक जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, साधारण विधेयक। दूसरा आप यहां पढ़ेंगे बेटा धन विधेयक, जिसको हम कहते हैं मनी बिल, जिसके बारे में आपके लोकसभा के स्पीकर की शक्ति मैंने आपको बताई थी। और तीसरा बच्चा हम यहां पर पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये 3 तरह के विधेयक होते हैं जिनसे हमारे देश में कानून बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बताऊंगी अभी। संदीप रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। सैलरी पे बड़ा फोकस रहता है तुम्हारा, और सैलरी से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तुम्हें सबसे पहले कुछ भी नहीं जानना, सैलरी जाननी है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, मैं सैलरी कितनी मिलती है, अरे बेटा तुम्हें दे रहे हैं क्या ये सैलरी? जहां से क्वेश्चन बनेगा वहां से तुम कभी प्रश्न नहीं पूछते हो। और मैं बोल रही हूं कि बताऊंगी, पेशेंस रखो, पर है ही नहीं। ठीक है, तो आपके यहां पे जो विधायी प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले मैं आपको धन विधेयक, फिर संविधान संशोधन विधेयक और फिर पढ़ाऊंगी साधारण विधेयक, क्योंकि साधारण विधेयक जो है वो आपका लंबा है। जॉइंट सेशन हम इसी पे पढ़ेंगे। ध्यान रखना, साधारण विधेयक, ध्यान रखना, इसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य विवाद होने पर संयुक्त अधिवेशन आता है। ये आपका एक प्रश्न बनता है कि जॉइंट सेशन किस पे आता है, तो केवल ऑर्डिनरी बिल पर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, कल हम पढ़ेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।